रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेविल एपिसोड 14। फोन रखते ही सिया खुश होते हुए जैसे ही रचित की तरफ घूमी, रचित को ऐसे खुद को देखते देख वो मुस्कुरा कर अपना सर झुका बोली, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? सिया के इतना पूछते ही रचित धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। वही उसे अपने पास आते देख वो उसे देखते हुए धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। पीछे जाते हुए वो सीधे दीवार से टकराए। वही रचित उसे ऐसे देख उसके पास आया तो सिया घबराई हुई सी अपनी नजरें झुका ली। वो उसे ऐसे देख दीवार पर दोनों साइड अपना हाथ रख खड़ा हो गया और उसे देखते हुए बोला, मेरी तरफ देखे। रचित की नजरें खुद पर बर्दाश्त कर सिया के होठ घबराहट से कांप रहे थे। वो घबराई हुई सी वहां पर अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। वही रचित उसे अपनी आंखों में अनेक जज्बात लिए उसे देख रहा था। वो उसमें खोया हुआ सा जैसे ही उसकी तरफ झुकने को हुआ, अचानक कुछ सोचते हुए रचित उससे दूर हो खड़ा हो गया। वही उसे ऐसे अचानक खुद से दूर जाते देख सिया की नजरें अपने आप उसकी तरफ उठ गई। उसे रचित का ऐसे खुद से दूर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर वो उसे कुछ नहीं बोल पाए। वो अपना सर झुकाए अभी भी वही खड़ी थी। तभी रचित उसे देखे अपना हाथ बढ़ा बोला, आओ मेरे साथ। इतना बोल वो उसका हाथ पकड़ अंदर की तरफ बढ़ गया। वही सिया भी उसका हाथ थामे उसके पीछे पीछे अंदर आए। दोनों अंदर आए तो सिया की नजरें सामने लगे टेबल पर चली गई, जहां एक बहुत खूबसूरत केक रखा हुआ था। वही वहां चारों तरफ बहुत खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ था। वो खोई हुई सी सब कुछ देखने लगी। तभी रचित उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोला, चले। उसकी बात सुन सिया उसका हाथ थामे टेबल के पास आए तो रचित उसकी तरफ नाइफ बढ़ाते हुए उसे केक काटने का इशारा करता है। उसका इशारा समझ सिया उसके हाथ से नाइफ ले लेती है, लेकिन केक कट नहीं करती। उसे चाहती थी कि रचित भी उसके साथ केक कट करे, लेकिन वो उससे कह नहीं पा रही थी। उसे ऐसे खड़ा देख रचित उसके चेहरे को देखने लगा, जिस पर हल्की उदासी छाई हुई थी। वो जैसे ही केक कट करने के लिए हाथ बढ़ाए, उसे अपने हाथों पर रचित के हाथ महसूस हुए, जिससे उसकी नजरें रचित की तरफ उठ गए। वही रचित बिना उसकी तरफ देखे केक कट करता है और केक का पीस उसकी तरफ बढ़ा बोला, वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे वाइफी। उसकी बात सुन सिया उसे देखते हुए उसके हाथ से खा लेती है। तभी वहां अचानक रोमांटिक का सॉन्ग बजने लागत है। गाने की आवाज सुन दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। मैं तान तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। रचित गाने की लिरिक्स सुन सिया की तरफ देखते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैं आए। उसकी बात सुन सिया रचित के हाथ में अपने हाथ को दे दी। रचित उसे प्यार से देखते हुए उसे उसके कमर को पकड़ अपने नजदीक कर लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस करने लगे। जैसे ही लिरिक्स चेंज हुआ रचित सिया को घुमाते हुए उसे खुद के नजदीक कर उसने कान के पास गुनगुनाने लगा। रचित सिया को पकड़कर घुमा दिए, जिससे उसकी पीठ रचित के सीने से आकार लगी। उसकी इतनी नजदीकी से सिया की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल निकलकर बाहर ही आ जाएगा। वो अभी उसके एहसास में खोई हुई ही थी। तभी रचित उसे वापस अपनी तरफ घुमा लेता है, जिससे सिया के हाथ रचित के कंधे पर चले गए। दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे और एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस कर रहे थे। तभी सिया उसे देख आगे गाने लगी। सॉन्ग खत्म होने के बाद रचित जो सिया में खोया हुआ था, वो उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। वही उसके पास आने से सिया सिमट कर खड़ी हो गई थी। उसकी पकड़ रचित के कोट पर कस गए थे। थोड़ी देर बाद रचित उससे दूर हुआ और उसके सर से सर लगाकर खड़ा हो गया। वही सिया उसे लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसे देखने लगी। उसे ऐसे देख रचित मुस्कुरा कर बोला, अभी से इतना घबरा गई बीबी? उसकी बात सुन सिया झेप गई। रचित उसका चेहरा देख बोला, डिनर करे, काफी लेट हो गया है। सिया उसकी बात सुन अपना सर हिला दी। दोनों डिनर के लिए वहां लगी कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर में ही वहां कुछ शेफ आए और टेबल पर डिश लगाकर चले गए। सिया की नजरें जैसे ही खाने पर गई, सब कुछ अपना पसंद का था, जिसे देख वो हैरानी से रचित को देखने लगी। उसे ऐसे देख रचित उसकी तरफ एक बाइट बढ़ाते हुए बोला, ये खाना तुम्हारी इन बड़ी आंखों से घूरने के लिए नहीं है, बल्कि खाने के लिए है। उसकी बात सुन सिया इधर उधर देखते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे भी पता है खाना खाने के लिए ही होता है, पर इन्हें बिना हिटलरगिरी दिखाए चैन कहाँ है। उसे खोया देख रचित उसकी तरफ एक बाइट बढ़ाते हुए बोला, मेरी तारीफ बाद में कर लेना, अभी खाना खाओ। सिया उसकी बात सुन उसे देखते हुए उसके हाथ से खा ली। थोड़ी देर बाद दोनों अपना डिनर खत्म करते हैं तो सिया चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ते हुए बंगलों को देखने लगी। वही रचित के फोन पर एक कॉल आ रहा था।
तो वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर लॉबी में चला गया। इधर रानी को नींद नहीं आ रहा था, तो वो बालकनी में खड़ी आसमान में निकले हुए चांद को निहार रही थी। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही अंदर जाने को हुई, उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगा। फोन की आवाज सुन रानी जैसे ही मोबाइल की तरफ देखती है, अनजान नंबर देख वो फोन कटकर सोने चली गई। वही उसके फोन काटने पर दूसरी तरफ का शख्स मुस्कुराते हुए बोला, अभी भी तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थी। इतना बोल वो अपने फोन में लगे वॉलपेपर की तस्वीर को देखने लगा। रचित अपना कॉल रख वापस अंदर आया तो उसे सिया वहां कहीं नहीं दिखी। वो उसे वहां ना देख परेशान जो गया। तभी वो कुछ सोच ऊपर की तरफ बढ़ गया। उसे पता था सिया जरूर उसे ऊपर मिलेगी। वो पहले ही सब जगह देख चुका था, लेकिन सिया उसे कहीं नहीं दिखी थी। रचित ऊपर आया और सामने बना बड़ा सा मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। वो जैसे ही उस रूम का दरवाजा खोल अंदर आता है, अपने सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। रचित को बाहर जाते देख सिया चारों तरफ घूमकर उस बंगलों को देखने लगी। उस बंगले का इंटीरियर एकदम क्लासिक और रॉयल था, जैसे पहले के समय में महलों में कारीगरी होती थी उस तरह का। उसे देखते हुए सिया को अपने बचपन की कही हुई बात याद आ गई। वो जब छोटी थी तो टीवी में महल देख शिवम से बोलती थी, आप देखना भैया, एक दिन ना मैं बड़ी होकर खुद का महल बनाऊंगी जो एकदम राजमहल जैसा होगा, और वो मेरा ससुराल या मायका नहीं बल्कि मेरा खुद का घर होगा, सिर्फ मेरा, जिस पर सिर्फ मेरा नाम होगा। मैं ना अपने घर के बाहर एक बड़ा सा नेम प्लेट लगाऊंगी जिसपे बड़े बड़े शब्दों में लिखा होगा, सिया पैलेस। ये सब सोचते हुए सिया मुस्कुराते हुए में गेट के पास आए तो उसका ध्यान वहां लगे बड़े से नेम प्लेट पे चला गया, जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, सिया पैलेस। ये देख सिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो अपने हाथों से उस बोर्ड को छू महसूस करते हुए बोली, ये सब साहिब ने सिर्फ हमारे लिए किया, मगर हमारे सपने के बारे में उन्हें कैसे? इसका मतलब भाई ने उन्हें। इतना बोलते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो उस नेम प्लेट को देखते हुए थोड़ी देर वहीं खड़ी रही, फिर कुछ सोच अंदर की तरफ बढ़ गई। सिया ने नीचे का पूरा फ्लो देख लिया था। सब कुछ उसने जैसा सोचा था उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत बना हुआ था। चारों तरफ देखते हुए उसकी नजरें सीढ़ियों पर चली गई, जिसे देख उसके कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। वो ऊपर के फ्लो पे आए तो उसकी नजर सामने बने बड़े से दरवाजे पर गई। सिया के कदम उस दरवाजे को देख अपने आप उस तरफ बढ़ गए। वो जैसे ही दरवाजा खोल अंदर आती है, अपने सामने का नजारा देख उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। वो एक बहुत बड़ा कमरा था, जो कि बेहद खूबसूरत था, और बिल्कुल पहले के समय में जैसे रानियों का कमरा होता था, ठीक उसी तरह से डिजाइन किया हुआ था। सब कुछ एकदम राजशाही। सिया को तो वो सब देख अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए इतना सब भी कर सकता है। किसी के लिए इतना सब करने के लिए सामने वाले के दिल में उस इंसान के लिए कितनी मोहब्बत होगी, यही सोच सिया की आंखें बहने लगी। वो सपना जो शायद वो कब की भूल चुकी थी, उसके उस सपने को रचित ने उसके लिए पूरा किया था। वो पूरा घर बिल्कुल उस तरीके से ही बना हुआ था, जैसे वो बचपन में खेल खेल में अपने भाई को बताया करती थी। जब वो यहाँ आई थी तो इन सब पर इतना ध्यान नहीं दे पाई थी, लेकिन अभी सब कुछ देखकर उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो दुनिया की सबसे लकी इंसान हो। जो ख्वाब उसने कभी खुद के लिए देखने भी बंद कर दिए थे, जिन ख्वाबों से उसके किसी वक्त पर अपना राबता खत्म कर लिया था, आज वही ख्वाबों को उसे दोबारा जीने का मन कर रहा था। सब कुछ उसे एकदम सपने की तरह लग रहा था, लेकिन सब हकीकत था। धीरे धीरे ही सही, अब उसे महसूस होने लगा था कि वो भी किसी के लाइफ में बहुत महत्व रखती है। जिस सिया के होने न होने से पहले किसी को कोई फर्क भी नहीं था, आज वही सिया के पास सब कुछ था। एक खूबसूरत सी फैमिली और इतना प्यार करने वाला पति जो उसके सपने के लिए इतना कुछ कर गया था। एक औरत को इससे ज्यादा क्या ही चाहिए होता है कि उसके पति के लिए उसकी खुशियां इतनी मायने रखती है। अगर अभी रचित उसके सामने होता तो वो कस के इसके गले लग चुकी होती, मगर वो अपने दिल को थोड़ा और इंतजार करने को कह वहां से अंदर की तरफ बढ़ गई। वो सब कुछ सोचते हुए अंदर आई और पूरे रूम को देखने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर कई इमोशन थे जिसे वो जाहिर नहीं कर पा रही थी। वो अपने आंखों में आंसू लिए हुए खुशी से चारों तरफ घूमते हुए उस कमरे को देख रही थी। आज उसके आंसू तकलीफ के नहीं थे बल्कि खुशी के थे। वो चारों तरफ देख ही रही थी, तभी उसका ध्यान एक दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाजे को देख उसके कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलकर अंदर आई, सामने देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।
सामने एक बड़ा सा पूल बना हुआ था, जैसे पहले के समय में रानियों के स्नान करने के लिए बनाया जाता था। सिया पूल को देख अपना पैर उसमें डाल अपने हाथ से पानी को उछालने लगी। उसे कभी भी अपने बर्थडे पे कभी इतना स्पेशल फील नहीं हुआ था जितना रचित ने उसे आज करवाया था। कहाँ पहले किसी को उसका बर्थडे तक याद नहीं रहता था। संजय को पहले तो याद भी होता था, लेकिन सुगंधा के आने के बाद तो जैसे उसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं रह गया था। बस काम और सुगंधा के अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आता था। यही सब सोचते हुए वो वही रही। उसे वहां बहुत अच्छा लग रहा था। इधर रचित जैसे ही फोन पर बात कर अंदर आया, सिया को वहां ना देख ऊपर की तरफ बढ़ गया। उसे पता था कि सिया जरूर ऊपर ही होगी। ऊपर आते ही उसकी नजर खुले हुए दरवाजे की तरफ चली गई, जिसे देख उसके कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। वो जैसे ही दरवाजे के पास आया अचानक शॉक हो गया। सिया थोड़ी देर बाद रूम में वापस आई और बेड को देखने लगी, जिसके चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे। वो अभी रूम देख रही थी, तभी उसे जूतों की आवाज सुनाई दी, जिससे उसे पता चल गया कि रचित वहां आ रहा था। रचित के बारे में सोचते ही उसकी धड़कनें 100 की रफ्तार से भाग रही थी। वो जैसे तैसे खुद को संभाले वहां पर खड़ी थी, तभी जूतों की आवाजें तेज हो गई। सिया की धड़कनें भी उसी के हिसाब से बढ़ रही थी। वो जैसे ही अपनी नजरें उठा सामने देखती है, रचित की परछाई देख वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे भागते हुए दरवाजे के पास गई और एकदम से उसके गले लग गई। वही उसकी इस हरकत से रचित एकदम शॉक हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि सिया अचानक आकर ऐसे उसके लग जाएगी। उसके हाथ खुद ब खुद सिया के चारों तरफ लपेटा गए थे। वही धड़कने शोर कर उसे खुद के पास होने की गवाही दे रहा था। वो थोड़ी देर में खुद को संभाल बोला, क्या हुआ बीबी, तुम ठीक हो ना? आई लव यू मिस्टर रचित दीवान, आई लव यू वेरी मच। उसकी बात सुन सिया उसके गले लगे ही बोली, जिसे सुन रचित एकदम हैरान हो गया। उसकी पकड़ सिया पर से ढीली हो गई। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सिया ने उसे ये कहा। वो अभी भी खड़ा सोच ही रहा था, तभी सिया इतना बोल उससे दूर हुई और एक नजर उसे देख वहां से बालकनी की तरफ भाग गई। उसके जाने के बाद रचित को होश आया तो वो भी जल्दी से बालकनी में आया और उसके पीछे खड़ा होकर उसे देखने लगा। अपने ऊपर रचित की नजरें महसूस कर सिया सामने आकाश को देखते हुए बोली, जहां बादल छाए हुए थे, प्लीज हमें ऐसे मत देखिए। उसकी बात सुन रचित उसे कंधे से पकड़ अपनी तरफ घुमा, उसके चेहरा अपनी उंगली से ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अभी अभी तुमने क्या कहा, जरा फिर से कहना। वो इस वक्त काफी सीरियस लग रहा था। रचित के इतना पूछते ही सिया अपनी नजरें उठा उसकी तरफ देखती है, पर उसकी नजरों की तपिश देख बिना कुछ बोले अपना सर झुका ली। उसे शांत देख रचित बेचैन होने लगा था। वो उसकी बाजू पकड़ उसे खुद के पास करते हुए बोला, देखो सिया, मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि अभी को तुमने अंदर कहा, क्या वो सच है? उसके इस बार भी पूछने पर सिया कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से खड़ी रही। अंदर रूम में तो वो खुद के जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, इसलिए उसके मुंह से निकल गया। लेकिन अभी उसे रचित की नजरों को खुद पर महसूस कर बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो घबराई हुई सी नजरें नीचे किए खड़ी थी। उसका दिल बोलना चाहता था, लेकिन उसका मुंह उसके साथ नहीं दे रहा था। सिया को अभी भी कुछ न बोलते देख रचित उसे दूर हटते हुए बोला, शायद मैंने ही कुछ उल्टा सुन लिया था, छोड़ो तुम जाकर रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है। इतना बोल वो पीछे जाने के लिए मुड़ गया। वही उसकी बात सुन सिया की नजरें उसकी तरफ उठ गई। उसे खुद से दूर जाते देख सिया एकदम बेचैन हो गई थी। इससे पहले रचित वहां से बाहर जाता सिया भागकर उसके पास आई और पीछे से उसे बाहों में भरते हुए बोली, प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना नहीं रह सकता। पता नहीं कब और कैसे, लेकिन मोहब्बत हो गई है हमें आपसे। इतना बोल वो रोने लगी। रचित को खोने का डर उसके अंदर बैठ गया था, उसके दूर जाने से जो अभी आंसू बन हजार निकल रहा था। इतने मुश्किल से तो खुशियों ने दस्तक दिया था उसकी लाइफ में, जिसे वो खुद से दूर जाते देख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसने आज वो सब कह दिया था जो उसके दिल में तो था, पर उसका दिमाग उसे मानने की गवाही नहीं दे रहा था। वही उसकी बातें सुन रचित के चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी तरफ मुड़ गया और उसे अपनी बाहों में भर मुस्कुराकर उसे गले लगा, उसके बालों को चूमते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम इस रचित की धड़कन हो सिया, जिसे वो खुद से अलग कर वो कभी खुद भी जिंदा नहीं रह सकता। उसकी बात सुन सिया और जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसे रोते देख रचित उससे खुद से दूर कर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब पूरी रात तुम्हारा रोकर बिताने का इरादा है तो बता दो, तुम्हारे लिए यही टंकी का इंतजाम करवा देता हूँ।
मुझे भी पता चलेगा कि कम से कम तुम कितना पानी वेस्ट करती हो। इतना बोल वो मुस्कुरा कर उसे देखने लगा। वही उसकी बात सुन सिया उसे घूर कर देखती है और मुंह फुलाए हुए जैसे ही अंदर रूम में जाने को हुई, रचित उसका हाथ पकड़ उसे खुद के पास करते हुए बोला, अभी भी तुम्हें दूर जाना है मुझसे। इतना बोल वो उसकी गर्दन पर अपने होठ रख देता है। रचित के स्पर्श से सिया की आंखें बंद हो गई। उसकी पकड़ रचित के हथेलियों पर कस गई थी। रचित उसे ऐसे देख उसे खुद की तरफ घुमाया और उसके चेहरे को देखते हुए प्यार से उसका माथा चूम लिया। धीरे धीरे उसके होठ माथे से होते हुए आंखों तक, फिर वहां से गर्दन तक का सफर तय करने लगे। सिया उसके पास आने से बस खुद में सिमटी खड़ी थी। थोड़ी देर बाद रचित उसके चेहरे को अपने हाथों में ले उसकी बंद आंखों को देखते हुए बोला, बीवी अपनी आंखें खोलकर एक बार मेरी तरफ देखो। उसकी बात सुन सिया अपना सरनामे हिला दी तो रचित उसके गर्दन को पकड़ उसके चेहरे को अपने बिल्कुल पास ला, अपनी गर्म सांसों को उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, अपनी आंखें खोलो, बस एक बार। उसकी गर्म सांसें महसूस कर सिया के बॉडी में एक दम करंट सा दौड़ गया। वो जैसे ही अपनी आंखें खोल रचित की आंखों में देखती है, रचित उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है। सिया की आंखें फिर से उसके एहसास से बंद हो गई। कुछ समय बाद वो उससे अलग हुआ और उसे अपनी गोद में उठा, अंदर कमरे में लाकर बेड पर लिटा दिया। उसकी नजरों की तपिश देख सिया शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ली। वही रचित के होठों पर उसकी हरकत से स्माइल आ गई। वो उसे देख धीमे से बेड के चारों तरफ लगे पर्दे को हाथ बढ़ाकर खोल देता है और रिमोट से रूम की लाइट ऑफ कर देता है। सुबह पक्षियों के शोर से सिया की आंख खुली। वो उठकर बैठी तो उसकी नजर बगल में सोए हुए रचित पर चली गई, जो अभी भी आराम से सोया हुआ था। उसे सोते देख सिया को रात की बातें याद आ गई, जिससे उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। वो अपने हाथों को रचित की तरफ बढ़ाई, पर कुछ सोच उन्हें वापस खींच ली। वो उसे प्यार से देख रही थी। थोड़ी देर उसे देखने के बाद वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ झुकी और प्यार से उसका माथा चूम बोली, गुड मॉर्निंग हिटलर पतिदेव। इतना बोल वो अपने कपड़े समेट वहां से बाथरूम में भाग गई। नहाने के बाद सिया को ध्यान आया कि वो जल्दी जल्दी में अपने कपड़े लाना ही भूल गई है। ऊपर से उसके अभी यहाँ उसके कपड़े भी नहीं होंगे, यही सोच वो परेशान होने लगी। थोड़ी देर वैसे ही बाथरूम में खड़े रहने के बाद वो अपना सर दरवाजे से बाहर निकल झाँक कर रूम में देखती है तो रचित को अभी भी सोया हुआ देख वो धीमे धीमे कदमों से बाहर आई और अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसमें इस वक्त बाथरोब पहना हुआ था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। वही आज उसके चेहरे का निखार उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। वो वहां से अलमारी की तरफ चली गई। उसे उम्मीद थी कि शायद उसमें उसे कुछ मिल जाए, लेकिन वो जैसे ही अलमारी के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है, वो लोक था, जिसे देख उसका चेहरा लटक गया। थोड़ी देर वहां खड़े रह सोचने के बाद उसके कदम रचित की तरफ बढ़ गए। वो बेड के पास आई और वहां रखी टेबल के ड्रॉवर में चाबी देखने लगी, लेकिन वहां भी चाबी नहीं थी। बेचारी सिया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे में वो बाहर जा नहीं सकती थी और रचित को उठाना तो शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। यही सब सोचते हुए वो अपना कदम जैसे ही आगे बढ़ने के लिए बढ़ती है, नीचे रखे कार्पेट में उसका पैर उलझ गया और वो सीधे बेड पर सोए हुए रचित के ऊपर गिरी। अचानक हुए हमले से रचित की नींद एकदम से खुल गई। सिया के ऐसे गिरने से उसके कंधे में जोर से लग गया था, जिस वजह से उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकल गया। सिया उसकी आवाज सुन जल्दी से उसके ऊपर से उठते हुए बोली, सॉरी, हम माफ कर दीजिए, पता नहीं कैसे लग गया आपको। हमारा ध्यान नहीं गया। आपको हमारे कारण लग गई ना? ज्यादा लग गया क्या? इतना बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे ऐसे रोते देख रचित बेचैन हो गया। वो जल्दी से उठकर बैठते हुए उसके हाथों को पकड़ बोला, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अब ये रोना धोना मत शुरू कर देना। वो क्या है ना, इतनी सुबह सुबह मुझे तुम्हें चुप करवाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उसके इतना बोलते ही सिया उसे घूरते हुए पास में रखा हुआ तकिया उठा उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, आप ना बहुत गंदे हो, हिटलर कहीं के, बात मत करना आप मुझसे। इतना बोल वो जैसे ही उठने को हुई, रचित उसकी कलाई पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे वो सीधे उसके ऊपर आकर गिरी। सिया की आंखें उसकी हरकत से हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। वो घूरते हुए उसे देख रही थी। उसे ऐसे देख रचित मुस्कुराते हुए प्यार से उसके चेहरे पर आते हुए बालों को साइड करते हुए बोला, मुझे अपनी अदायों से बहकाने के बाद तो मुझसे दूर जाने की बात तुम भूल ही जाओ बीबी। जब तुमने खुद शेर के पास आई हो तो बिना उसकी प्यास मिटाए कैसे जाऊंगी। इतना बोलते ही उसकी अंगुलियां सिया के बदन पर हरकत करने लगा।
वही सिया उसके पास आने से घबराई हुई अपनी आंखें बंद कर जल्दी से बोली, हमने क्या किया, हम तो बस अलमीरा की चाबी देखने आए थे और गलती से आप पर गिर गए। इसमें हमारी गलती नहीं है। ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि रचित की नजरें उस पर से हटने को तैयार ही नहीं था। एक तो इतनी खूबसूरत सुबह, उस पर से इतनी खूबसूरत बीवी उसके बाहों में थी। रचित वापस उसमें गुम हो गया। दोनों वापस से अपने प्यार के एहसास में खो गए। दोपहर के 1 बजे रचित की नींद खुली तो वो सिया को सोते हुए देख मुस्कुरा दिया। वो काफी थकी हुई थी, जिस वजह से गहरी नींद में थी। वो उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर वहां से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया और एक नज़र सिया को देख कमरे से बाहर चला गया। दोपहर के 2 बजे के करीब सिया की नींद खुली तो वो रूम में अकेले थी। वो उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आए तो उसकी नज़र सोफे पर चली गई, जहां एक सुंदर सी साड़ी रखी हुई थी। उसे देख सिया के चेहरे पर स्माइल आ गया। वो जल्दी से रेडी हुई और नीचे की तरफ बढ़ गई। कल जहां वहां उनके अलावा कोई नहीं था, वहीं आज वहां कुछ लोग काम कर रहे थे। वो सब कुछ देखते हुए नीचे आए और सामने से जाते हुए किसी को रोक बोली, आपके सर कहाँ है? मैम सर अभी गार्डन में है, आप वही चली जाइए। इतना बोल वो चला गया। वही उसकी बात सुन सिया के कदम भी गार्डन की तरफ बढ़ गए। वो जैसे ही वहां आए, बाहर का मौसम देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, जो उस ठंडे मौसम में राहत का काम कर रही थी। सिया वहां चारों तरफ देख रही थी। तभी उसकी नजरें सोफे में फोन पर बात करते हुए रचित पर चली गई। उसे देख वो उसकी तरफ बढ़ गई। एक काम करो रोहित, मेरी मीटिंग तुम कल उनके साथ फिक्स करवाओ, आज मैं नहीं आ सकता। इतना बोल वो जैसे ही अपना फोन रख पीछे मुड़ता है, सिया को वहां खड़े देख मुस्कुरा कर बोला, गुड मॉर्निंग बीबी, नींद खुल गई तुम्हारी? उसकी बात सुन सिया अपनी नजरें इधर उद्धार करते हुए अपने साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए बोली, जब आप उठ गया थे तो हमें क्यों नहीं उठाया? कितनी देर तक सोते रह गए हम? उसकी बात सुन रचित उसकी पकड़ पकड़ उसे खुद के पास करते हुए शरारत से बोला, थक भी तो आप ज्यादा गई थी ना। उसके इतना कहते ही सिया का चेहरा एकदम गुलाबी हो गई। वो अपने चेहरे को रचित के सीने में छुपा ली। वही रचित भी उसे प्यार से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तो अभी और क्या इरादा है बीबी? अभी भी प्यार से ही पेट भरना है या कुछ खाना भी है आपको? वैसे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोल वो जैसे ही उसकी होठों की तरफ झुकने को हुआ, सिया अपने हाथों को बीच में कर उसे घूरते हुए बोली, वो क्या है ना साहिब, आपका पेट तो प्यार से भर जाएगा, लेकिन हमें ना वो मोमोज खाने हैं। उफ कितने टेस्टी थे वो, हमें तो सपने में भी इसके ही ख्याल आ रहे थे। इतना बोल वो खुशी से उसे देखने लगी। वही उसकी बात सुन रचित की आंखें छोटी हो गई। वो उसे घूरता हुआ उसे अपने और पास कर बोला, नींद में भी आपको मोमोज के ख्याल आते हैं? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा बीबी? सबको अपने पति के सपने आते हैं और तुम्हें मोमोज के। तो हम क्या करें, हमें सच में अभी खाने का मन कर रहा है। प्लीज आप हमें खिलाने के लिए ले चले ना, प्लीज। सिया उसकी बात पर मासूमियत से उसकी आंखों में देखते हुए बोली तो रचित को न चाहते हुए भी हामी भरने पड़ी। उसकी जान सुन सिया खुशी से कूदते हुए उसके गाल को चूम उसके गले लग गई। वही उसकी हरकत पर रचित के फेस पर स्माइल आ गई, जिसे छिपा वो सीरियस होते हुए बोला, ये तो गलत बात है बीबी, आप अगर ऐसा करेगी तो बुरा लगेगा ना। मैंने क्या किया और किसको बुरा लगेगा? उसकी बात पर सिया कंफ्यूज सी उसे देखने लगी तो रचित अपने दूसरे गाल की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे बुरा लगेगा क्योंकि आपने इसके साथ नाइंसाफी की है। उसकी बात सुन सिया हैरान सी उसी देखने लगी। वही रचित उसे देख बोला, चले जल्दी से इसकी नाराजगी दूर करे, फिर मैं आपको आपके मोमोज के पास ले चलता हूँ, जो अब आपके सपनों में भी आ रहे हैं आजकल। ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर एक चिढ़ के भाव थे। सिया उसे ऐसे देख मुस्कुरा दी। किसी की भी परवाह न करने वाले रचित दीवान को आज जलन हो रही थी, वो भी मोमोज से। हॉस्पिटल में अगर किसी को भी ये बात पता चलती तो बेचारा शोक से ही मर जाता। सिया को अभी भी ऐसे खड़ा देख वो बोला, जल्दी करो, तुम्हें तुम्हारे मोमोज नहीं खाने क्या? उसकी बात सुन सिया जैसे ही रचित के गालों को अपने होठों से छूने को हुई, रचित अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है जिससे सिया के होठ रचित के होठ से छू गए। ये इतना जल्दी हुआ कि बेचारी सिया को कुछ समझ नहीं आया। पर जब उसे एहसास हुआ तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो जैरनी से रचित को देखने लगी तो रचित उसे देख अपनी आई बिंक कर देता है। सिया राचोट की बात सुन उसे एकटक देख रही थी। उसे अभी भी ऐसे खड़ा देख वो बोला, जल्दी करो बीवी, तुम्हें तुम्हारे मोमोज नहीं खाने क्या?
उसकी बात सुन सिया जैसे ही रचित के गालों को अपने होठों से छूने को हुई, रचित अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है जिससे सिया के होठ रचित के होठ से छू गए। ये इतना जल्दी हुआ कि बेचारी सिया को तो जैसे कुछ समझ नहीं आया। पर जब उसे एहसास हुआ तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो जैरनी से रचित को देखने लगी तो रचित उसे खुद को देखते देख शरारत से अपनी आय बिंद कर देता है। सिया उसे घूरते हुए जैसे ही दूर जाने को हुई, रचित दोबारा झुककर उसे होठों को अपने होठों में ले लेता है। करीब 5 मिनट बाद वो सिया से दूर हुआ तो सिया लंबी सांस लेते हुए उसे घूर कर बोली, हमें बाहर जाना है साहिब, और अब आपने कुछ किया ना तो देख लेना आप, हम आपको अपने पास नहीं आने देंगे। इतनी देर से हमें अपने बातों में उलझा रखा है। हमारे पेट में तो चूहों ने खुदकुशी ही कर ली होगी, भूख से। उसके इतना बोलते ही रचित खिलखिला कर हंस दिया। वही सिया तो उसकी हंसी ने को ही गई। उसने पहले रचित को कभी इतना खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। आज रचित के चेहरे पर उसे नेचुरल मुस्कुराहट देखने को मिली थी, वरना ज्यादातर वो सीरियस ही रहता था। थोड़ी देर बाद वो लोग कार में थे। रचित ड्राइव कर रहा था और सिया बाहर के खूबसूरत नज़ारे देख रही थी। उसे एक नज़र देख रचित गाड़ी वहां से हिडम्बा टेम्पल की तरफ मोड़ लेता है। इधर होटल में सनाया फोन पर गुस्से में चिल्ला रही थी, गधे हो तुम सब के सब। इतना पैसा मैंने तुम सबको क्या ये बताना के लिए दिया था कि तुमसे एक काम नहीं हुआ। अगर तुमने दोबारा मुझे बिना काम के फोन किया ना, तो तुम लोग का मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम सब अच्छे से जानते हो। इसलिए जितनी जल्दी हो ये काम खत्म करो और मुझे कॉल करो। आज शाम तक का टाइम है तुम लोग के पास। शाम तक तुम्हें कैसे भी करके सिया को उस जगह तक पहुंचना है, बाकी का मैं देख लूंगी। इतना बोल वो फोन काट कर बेड पर फेंक देती है और अपना सर पकड़ बैठ गई। वो अभी बैठी कुछ सोच हो रही थी, तभी उसका फोन दोबारा बजने लगा। सनाया की नजरें जैसे ही स्क्रीन पे फ्लैश जो रहे थे नाम पर गई। घबराहट में उसका चेहरा पसीने से भर गया। वो घबराते हुए फोन उठा, जैसे ही अपने कान से लगाई उधर से आवाज आई, अगर आज तक तुमने मेरा कहा हुआ काम खत्म नहीं किया तो फिर तुम्हारा क्या होगा ये तुम मुझसे भी अच्छे से जानती है। बस रात तक का वक्त है तुम्हारे पास, या तो मेरे पास सिया आएगी या तुम ऊपर अपने भगवान के पास जाओगी। चॉइस इज योर्स। इतना बोल वो फोन रख दिया। उसके फोन रखने के बाद वो घबराई हुई सी जल्दी से वहां से निकल गई। उसे पता था कि अगर उसने अपना बोला हुआ काम समय से नहीं किया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो बाहर आई और किसी को फोन लगा बोली, कहाँ है वो लोग। उसके पूछने पर उधर से कुछ बोला गया, जिसे सुन सनाया ने अपनी गाड़ी उधर ही घुमा दी। रचित सबसे पहले सिया को लेकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गया जहां दोनों ने थोड़ा सा खाना खाया और वहां से टेम्पल के लिए निकल गए। सिया का मुंह फूला हुआ था क्योंकि रचित ने उसे मोमोज नहीं खिलाए थे, लेकिन वो मंदिर जाने के लिए एक्साइटेड थी। 45 मिनट के सफर के बाद दोनों मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां अच्छे से दर्शन किया और बाहर आकर मंदिर को देखने लगे। वहां चारों तरफ का नजारा बहुत सुकून देने वाला था। हिडम्बा देवी मंदिर की स्थापना 1553 में राजा बहादुर सिंह ने करवाई थी। ये एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो महाभारत के एक पात्र भीम की पत्नी हिडम्बा देवी को समर्पित है। वो लोग वहां से बाहर आए तो सिया रचित को देख बोली, हमें न रोहताक फॉल जाना है, पर उससे पहले आप हमें हमारे मोमोज खिलाएंगे। सिया की डिमांड सुनकर रचित मुस्कुरा देता है। वो लोग वहां से मॉल रोड पहुंचे जहां रचित ने कल सिया को मोमोज खिलाए थे। सिया की नजर जैसे ही दुकान पर गई, इसकी आंखें चमक उठी। वो उतरकर बाहर जाने को हुई तो रचित उसे रोक खुद बाहर चला गया। वही वो उसके आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद रचित उसके लिए मोमोज लेकर आया तो सिया जल्दी से उसके हाथ से ले बच्चों के जैसे खाने लगी। उसका बचपना देख रचित बिना मुस्कुराए रह नहीं पाया। जहां पहले सिया उसे कुछ भी बोलने से पहले डरती थी, वही वो अब उससे बहुत ज्यादा खुलने लगी थी। जिद करती थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हुआ करती थी, जिसे रचित दिखाता नहीं था, लेकिन उसका सिया का खुद से जिद करना, गुस्सा होने अच्छा लगता था। खाते हुए सिया को रचित का ध्यान आया तो वो एक पीस उसकी तरफ बढ़ा, उसे खाने का इशारा करती है। उसे ऐसे प्यार से खिलाते देख रचित उसे मना नहीं कर पाया और उसके हाथ से खा लिया, जिसे देख सिया मुस्कुरा दी। पर बेचारे रचित की हालत खराब हो गई क्योंकि मोमोज की चटनी काफी तीखी थी। वो जल्दी से बोतल से पानी पीते हुए सिया की तरफ देख बोला, ये कितना तीखा है, तुम इसे खा कैसे रही हो। उसकी बात पर सिया उसे देख मुस्कुराते हुए एक पीस उठकर मुंह में डालते हुए बोली, ऐसे। इतना बोल वो खिलखिला कर हंसने लगी। उसका बचपना देख रचित अपना सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सिया ने उससे जिद कर गोलगप्पे भी खाए और उसे भी खिला दिए।
दोनों जब गाड़ी में आए तो वो उससे घूरते हुए बोला, बीवी और भी कुछ रह गया है तो वो भी खा लो। उसकी बात सुन सिया दिमाग पर जोर देते हुए बोली, जान एक चीज तो रह ही गई। अच्छा और वो क्या है? उसकी बात पर रचित उसे घूर कर बोला तो सिया उसे अपने दांत दिखाते हुए बोली, आइसक्रीम। ऐसे ठंडे मौसम में बिना आइसक्रीम के मजा कहाँ है? प्लीज आप ला देना। इतना बोल वो उसे देखने लगी। सिया को रचित का ध्यान आया तो वो एक पीस उसकी तरफ बढ़ा उसे खाने का इशारा करती है। उसे ऐसे प्यार से खिलाते देख रचित उसे मना नहीं कर पाया और उसके हाथ से खा लिया, जिसे देख सिया मुस्कुरा दी। पर खाने के बाद बेचारे रचित की हालत खराब हो गई। मोमोज की चटनी काफी तीखी थी। वो जल्दी से बोतल से पानी पीते हुए सिया की तरफ देख बोला, ये कितना तीखा है, तुम इसे खा कैसे रही हो? उसकी बात पर सिया उसे देख मुस्कुराते हुए एक पीस उठकर मुंह में डालते हुए बोली, ऐसे। इतना बोल वो खिलखिला कर हंसने लगी। उसका बचपना देख रचित अपना सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सिया ने उससे जिद कर गोलगप्पे भी खाए और उसे भी खिला दिए। दोनों जब गाड़ी में आए तो वो उसे घूरते हुए बोला, बीवी और भी कुछ रह गया है तो वो भी खा लो। उसकी बात सुन सिया दिमाग पर जोर देते हुए बोली, हाँ एक चीज तो रह ही गई। उसे भी क्यों छोड़ना, आप हमें वो भी खिल दो। अच्छा और वो क्या है? उसकी बात पर रचित उसे घूर कर बोला तो सिया उसे अपने दांत दिखाते हुए बोली, आइसक्रीम। डॉट डॉट ऐसे ठंडे मौसम में बिना आइसक्रीम के मजा कहाँ है? प्लीज आप ला देना। इतना बोल वो उसे मासूम सा चेहरा बनाकर देखने लगी। उसे ऐसे खुद को देखते देख रचित घूरते हुए बोला, अब कुछ नहीं मिलेगा आपको, हम अब यहाँ से चल रहे हैं बस। इतना बोल वो जैसे ही कार स्टार्ट करने को हुआ तो सिया खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, खुद जब देखो तब बस अपनी मर्जी चलाते रहते हैं। एक आइसक्रीम ही तो मांगा था, कौन सा कुछ और मांग लिया। पर नहीं दिला देंगे तो इनकी नाक नहीं काट जाएगी, हिटलर कहीं के। बस हमेशा हम पर रौब जमाना आता है, देखना जब हम नहीं रहेंगे न तब हमारी अहमियत पता चलेगी। उसे ऐसे खुद में बड़बड़ाते देख रचित उसे घूर कर देखते हुए दपना सर हिला गाड़ी आगे बढ़ा देता है। वही सिया मुंह फुलाए हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो लोग भरीगो लेक के पास पहुंचे। गाड़ी रोक रचित बाहर आया और सिया की तरफ का दरवाजा खोल उसे बाहर आने का इशारा करता है। उसे देख सिया मुंह बनाए हुए ही बाहर आई, पर उसकी नजर जैसे ही सामने गई, वो सब कुछ भूलकर इस जगह को देखने लगी। सामने बहुत ही खूबसूरत लेक था, जिसे देख वो सब कुछ भूलकर बस खोई हुई सी वहां का नजारा देख रही थी। उसे ऐसे देख रचित मुस्कुराता हुआ उसका हाथ पकड़ आगे बढ़ गया। दोनों लेक के पास आए तो सिया खुश हो बोली, कितना खूबसूरत है ना ये जगह। उसकी बात सुन रचित उसे देखते हुए उसके पीछे आया और उसके गले में एक छोटा सा मंगलसूत्र पहनाते हुए बोला, सच में बहुत खूबसूरत है। उसके इतना करते ही सिया का हाथ अपने गले पर चला गया। उसने देखा रचित ने उसे खूबसूरत सा मंगलसूत्र पहनाया था। वो उसे देख रचित को देख बोली, ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा अपनी खूबसूरत वाइफ के लिया। पता है सिया, इसे न मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से खरीदा है। जब मुझे अपनी पहली सैलरी मिली थी ना, तो मैंने उसे खर्च नहीं किया था बल्कि संभाल कर रखा था। उसकी बात सुन सिया मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है ये। हम बहुत संभाल कर रखेंगे इसे। हमें लगा नहीं था कि कभी हमारे पास भी इतने खूबसूरत रिश्ते होंगे। इतना बोलते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए थे। उसे ऐसे रोते देख रचित उसके आंसू साफ करते हुए बोला, बिना रोए तो तुम्हारा दिन ही पूरा नहीं होता। लगता है तुम्हारे रहते धरती पर पानी की कमी नहीं होगी। जब देखो कहीं भी बहना शुरू हो जाता है। उसके इतना बोलते ही सिया उसे घूरते हुए उसके चेस्ट पर मार बोली, आप बहुत गंदे हैं। और तुम बहुत अच्छी। उसकी बात सुन रचित मुस्कुराते हुए उसे बाहों में भर बोला तो सिया भी मुस्कुरा दी। दोनों मुस्कुराते हुए सामने लेक को देख रहे थे, जी चांद की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहा था। रात होने को आई थी तो दोनों वहां से घर के लिए निकल गए। वही एक गाड़ी काफी देर से उनके पीछे लगी हुई थी, जिस पर उन दोनों में से किसी का भी ध्यान नहीं गया था। रास्ते में सिया की नजरें जैसे ही एक आइसक्रीम शॉप पर गई, वो जल्दी से रचित को देख बोली, गाड़ी रोकिए। उसकी बात सुन रचित गाड़ी रोक उसे हैरानी से देख बोला, क्या हुआ, अचानक गाड़ी क्यों रुकवा दी? सिया उसकी बात पर कुछ नहीं बोली और गाड़ी से उतर सामने शॉप की तरफ बढ़ गई। वही उसे ऐसे जाते देख रचित ने गाड़ी साइड में लगाया और उसके पीछे आते हुए बोला, ये क्या बचपना है सिया। कुछ नहीं, हमें आइसक्रीम खाने हैं बस, जो आप दिला नहीं रहे तो हमने खुद ही खरीदने का फैसला ले लिया। इतना बोल वो आगे बढ़ गई।
वही उसकी बात सुन रचित भी उसके साथ गया। सिया ने शॉप से आइसक्रीम के साथ और भी बहुत सारा सामान लिया और शॉप से बाहर निकल गई। उसे जाते देख रचित जल्दी से पेमेंट करता है। वो जैसे ही बाहर आया, उसकी नजर सामने सिया पर गई, जो गाड़ी के पास खड़ी आराम से आइसक्रीम खाने में लगी थी। उसे देख वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गई है ये आजकल। रचित सिया के पास पहुंचता इससे पहले सिया के पास एक गाड़ी आकार रुकी और झटके से उसका दरवाजा खोल किसी ने उसे अंदर खींच लिया। वो लोग तुरंत वहां से निकल गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रचित को भी एक सेकंड कुछ समझ नहीं आया। गाड़ी को जाते देख वो भी जल्दी से उस गाड़ी के पीछे गया। इस वक्त उसका चेहरा देख कोई भी बता सकता था कि वो बहुत गुस्से में है। ड्राइव करते हुए वो रोहित को कॉल लगा, बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी से कमिश्नर को कॉल लगा और सभी बाहर जाने वाले रास्ते को बंद करवाओ। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के बाहर नहीं जानी चाहिए। और मैं तुम्हें एक गाड़ी के नंबर भेजता हूँ। मुझे इसकी सारी डिटेल अगले 5 मिनट में चाहिए, अंडरस्टैंड? उसकी इतना गुस्से भरी आवाज सुन रोहित बोला, सर क्या मैम? उन्होंने उसे किडनैप कर लिया है। उन्हें पता नहीं है कि उसने किस पर हाथ डाला है। ... रचित उसके पूछने पर गुस्से में बोला, मैंने तुमसे जो भी कहा है वो जल्दी से हो जाना चाहिए, और हाँ एक काम और है जो तुम्हें करना है। इतना बोल वो उसे कुछ समझा फोन रख देता है और कार की स्पीड बढ़ा देता है। थोड़ी देर तक उनकी गाड़ी का पीछा करने के बाद अचानक रचित के घर के सामने धुआं धुआं हो गया, जिसके कारण अलवी नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद जब धुआं हटा तो सिया की गाड़ी वहां से गायब थी। ये देख रचित गुस्से में स्टीयरिंग पर अपने हाथ मारता है। जंगल से थोड़ा पहले एक बंद पाए फैक्ट्री में एक गाड़ी में सिया बेहोश पड़ी हुई थी। उसे देख वहां खड़ा एक लड़का अपने साथी से बोला, भाई पूरे शहर में नाकाबंदी हुई है, हम इसे लेकर कैसे निकलेंगे? उस मैडम ने अच्छा फंसाया है हमें। उसकी बात सुन उनका लीडर कुछ सोचते हुए बोला, अब जो हो गया तो हो गया, हमें बस इस लड़की को कैसे भी करके वहां तक पहुंचाना है, उसके बाद इसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। अभी बस ये सोचे कि हम कैसे इसे लेकर वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि पूरे शहर में तो नाकाबंदी हो रखी है। उनकी बात सुन उनका तीसरा साथी कुछ सोचते हुए बोला, हम इसे जंगल के रास्ते ले चलते हैं, वैसे भी वो जगह जंगल से नजदीक पड़ेगी और पुलिस भी हमें ढूंढ नहीं पाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें गाड़ी चेंज करना होगा। ये गाड़ी पुलिस की नज़र में आ चुकी होगी। हम इसे लेकर दूसरी गाड़ी में चलते हैं। उसकी बात मान वो लोग सिया को दूसरी गाड़ी में ले वहां से निकल गए। रास्ते में उन्होंने सनाया को फोन कर सारी बात बता दी। सब कुछ सुन वो बोली, तुम लोग बस उसे कैसे भी करके वहां तक पहुंचा दो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। इतना बोल वो फोन रख दी और जैसे ही बाहर आई, किसी ने उसके सर पर पीछे से वार कर दिया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गई। रचित ड्राइव कर उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहा था जिधर से वो लोग सिया को लेकर निकले थे। तभी उसके फोन पर रोहित का कॉल आने लगा। रचित जैसे ही फोन उठाता है, उधर से रोहित बोला, सर आपने जो नंबर दिया था वो गलत है, पर हाँ उस गाड़ी को जंगल के पास में को बंद पड़ी फैक्ट्री है उस तरफ जाते हुए देखा गया है। उसकी बात सुन रचित कुछ सोच बोला, मैं अभी उसी रास्ते पर हूँ, तो मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ, तुम भी पुलिस लेकर वहां पर जल्दी से पहुंचो। इतना बोल वो कॉल कट कर दिया और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए खुद से बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सिया, बस कुछ देर, फिर तुम मेरे बिल्कुल सही सलामत मेरे पास होगी। इधर वो लोग सिया को लेकर एक खुले मैदान के पास पहुंच गए थे। रात का समय था तो वहां काफी अंधेरा था। वहां चारों तरफ देखते हुए उनका एक साथी बोला, भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम इसे कहाँ छोड़ दे ऐसे? हमें उससे क्या, हमें इसे यहाँ पहुँचने के पैसे मिलेंगे, इसलिए जल्दी से इसे यहाँ छोड़ और निकल यहाँ से। उसकी बात सुन वो लोग वही सिया को ऐसे ही फेंक वहां से गाड़ी ले निकल गए। वही उनके जाने के थोड़ी देर बाद वहां एक हेलीकॉप्टर आया और वो लोग वहां से सिया को लेकर चले गए। रचित अपने टीम के साथ उस फैक्ट्री के पास पहुंचा जहां सिया के होने का खबर उसे मिला था। वो जैसे ही बाहर आया उसकी नजर वहां लगे गाड़ी पर गई, जिसे देख वो पहचान गया कि ये वही गाड़ी है। उसे पता था कि यहाँ कोई नहीं होगा, इसलिए वो बिना वक्त बर्बाद किए वहां से निकल गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।